नमस्कार, मैं हूँ पलक विप्रकुल कीर्ति और मैं हूं पल्लव विप्रकुल कीर्ति। और आपका स्वागत है द विप्रकुल कीर्ति संवाद में। हम लेकर आए हैं संवाद की एक नई परंपरा। तो चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को ढेर सारा प्यार देने के लिए। हमें बेहद खुशी है कि आपको द विप्रकुल कीर्ति संवाद इतना पसंद आ रहा है। तो चलिए आज का संवाद प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है दिल्ली से स्नेहा जी का। मैं ये सवाल बहुत ही भारी मन से लिख रही हूँ। तेलंगाना में हजारों की संख्या में डॉग्स को जहर देकर मारा जा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह से जानवरों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि इंसान अपनी सुविधा के आगे किसी और की जिंदगी को जरा भी मायने नहीं देता। कभी नगर निगम के आदेश पर कुत्तों को उठाया जा रहा है, कभी खतरा बताकर इलाके से बाहर फेंका जा रहा है। आदेश आते हैं, गाड़ियां आती हैं और जानवर जो बोल भी नहीं सकते चुपचाप उठा लिए जाते हैं। कानून तो कहता है कि पशु क्रूरता अपराध है। सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग अदालतें भी कह चुकी हैं कि जानवरों के भी अधिकार हैं, उन्हें यूं हटाया या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन सब जानते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अदालती आदेश आते हैं और जानवर गायब कर दिए जाते हैं। हर साल कितने जानवर इंसानों की वजह से मारे जाते हैं, कभी सड़क हादसे में, कभी मारपीट में, कभी अवैध तरीके से हटाए जाने में। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी होती हैं जिनमें ये जानवर इंसानी हैवानियत का भी शिकार होते हैं, और कभी तो सिर्फ इन्हें मार दिया जाता है इंसानी भूख मिटाने के लिए। इन मौतों का हिसाब कौन देगा? क्या शहर सिर्फ इंसानों के लिए हैं? क्या इस धरती पर रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंसानों का है, जानवरों का नहीं? क्या अब कमजोरों पर हुकूमत इंसानी फितरत बन चुकी है? सबसे पहले आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताते हैं। बात है 1958 की। चीन की कमान थी माओ के हाथ में और उस समय चीन में अनाज की थोड़ी कमी थी। तो माओ ने सोचा कि गौरैया पंछी हमारे देश का कितना सारा अनाज खा जाती है। अगर हम पूरे देश से गौरैया पंछी को मार दें तो देश का कितना सारा अनाज बचेगा। वो कहते हैं ना, अगर देश के सर्वोच्च पद पर अनपढ़ और मूर्ख बैठ जाएं तो हर्जाना पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और यही हुआ चीन में। पूरे देश में गौरैया पंछी को मारने की मुहिम चलाई गई और कुछ ही समय में पंछियों को मार दिया गया। अब मूर्खों की सेना को ये पता ही नहीं था कि जिस गौरैया पंछी को वो मार बैठे थे, वो पंछी अनाज को नहीं बल्कि अनाज पर होने वाले कीड़ों को खाती थी। और अब जब पंछी ही नहीं बचे थे तो कीड़ों ने चीन की पूरी फसल बर्बाद कर दी। और उसके बाद चीन में अकाल का वो मंजर आया जिसमें लाखों लोगों ने भुखमरी के कारण अपनी जान गंवाई। जब जब इंसानों ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की या उस पर काबू करने की कोशिश की है, तब तब परिणाम विनाशकारी ही रहा है। देखिए, ये सवाल सिर्फ जानवरों का नहीं है, ये सवाल हमारे इंसान होने पर है। बिल्कुल। और अगर कमजोरों पर हुकूमत करना ही इंसानी फितरत बन चुकी है तो फिर हम जानवरों से बेहतर कैसे हुए। अगर हम उन्हें एक रोटी तक नहीं खिला सकते, इंसान होने के नाते उनका ख्याल नहीं रख सकते, तो फिर सभ्य समाज और जंगल का कानून, इन दोनों में फर्क ही क्या रह गया। हम कहते हैं कि जानवर बोल नहीं सकते, पर सच्चाई ये है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। उनकी आंखों में जो डर होता है, हम वो डर देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो डर हमें अपने ही भीतर झांकने को मजबूर कर देता है, हमारे इंसान होने के अस्तित्व पर सवाल उठा देता है। इसलिए हम मुंह मोड़ लेते हैं। अब हम इस कंडीशन को ना एक ब्रॉड एंगल देते हैं। जरा हिसाब लगाइए कि कितने सारे जानवरों को मार दिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है, जब एक जंगल को डेवलपमेंट के नाम पर उजाड़ दिया जाता है। हर साल इंसानों की वजह से कितने जानवर मारे जाते हैं, कभी विकास के नाम पर, कभी सड़क हादसों में, कभी मारपीट में, कभी अवैध तरीके से हटाए जाने में और कभी जहर देकर। और हाँ, ये बात भी सच है कि कभी कभी तो सिर्फ इन्हें मार दिया जाता है इंसानी भूख मिटाने के लिए।
और इंसानी फितरत भी क्या अजीब चीज है। इतना अत्याचार, इतना जुल्म करने के बाद एक लोटा जल लेकर जाते हैं उस महाकाल, उस पशुपतिनाथ को प्रसन्न करने के लिए, या फिर जिस भी भगवान, खुदा, ईश्वर को आप मानते हैं ना, उसको प्रसन्न करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जहाँ पे हमें सवाल पूछना चाहिए वहाँ हम सवाल पूछते ही नहीं हैं। हम सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते कि जब शहर बसाए जाते हैं, फ्लैट बनते हैं, सड़कें चौड़ी होती हैं, तो एनिमल्स के लिए प्रॉपर शेल्टर होम क्यों नहीं बनाए जाते? बिल्कुल। क्योंकि जो शेल्टर होम हैं भी, वो भी सिर्फ नाम के ही हैं। ना वहाँ मेडिकल सुविधाएं होती हैं और ना ही किसी भी तरह का कोई प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। अगर हमें बात करनी ही है तो हमें असली समस्याओं पर बात करनी चाहिए, और असली समस्या है गैर जिम्मेदार सिस्टम, अधूरी नीतियां और इंसानी लापरवाही। बिल्कुल सही बात है। हर बार जब रेबीज की वजह से किसी इंसान की मौत हो जाती है तो पूरा का पूरा गुस्सा डॉग्स पर उतार दिया जाता है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि रेबीज बीमारी डॉग्स की गलती से नहीं बल्कि वायरस की वजह से होती है। क्यों इतने सालों में स्ट्रीट डॉग्स का सही तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुआ? अरे वैक्सीनेशन तो छोड़िए, हमारे देश में अभी तक इससे रिलेटेड कोई नेशनल पॉलिसी तक नहीं है। एक पॉइंट और भी तो है, बहुत से लोग समय पर एंटी रेबीज इंजेक्शन तक नहीं लगवाते, कभी जानकारी की कमी से, कभी लापरवाही से, और कभी कुछ नहीं होगा सोचकर इलाज टाल देते हैं और फिर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉग्स पर डाल देते हैं। क्या हमारी अपनी लापरवाही का दोष भी जानवरों को दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर खतरा है, अगर समस्या है, तो सिस्टम सुधारने की जगह कमजोर को सजा क्यों दी जाती है? और हर कंडीशन की जो जिम्मेदारी है वो हम सरकार पर भी नहीं कर सकते ना, नहीं डाल सकते सरकार पर। कुछ जिम्मेदारी आपको और हमें भी लेनी होगी। कितने सारे लोग हैं जो हजारों लाखों का एक सो कॉल्ड ब्रीड का पेट खरीदेंगे सिर्फ सोसाइटी के सो कॉल्ड स्टेटस के लिए, और जब जिम्मेदारी की बात आती है तो उन बच्चों को सड़क पर छोड़ देते हैं। क्यों बहुत सारे लोग स्ट्रीट डॉग को एडॉप्ट नहीं करते? क्यों उनको नहीं अपनाते? चलिए आपको एक कमाल का किस्सा सुनाते हैं। बात है 2018 की। रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था। तैयारी भी हो गई थी, लंदन जाने की पूरी प्लानिंग भी हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। और कारण कोई बिजनेस डील नहीं थी, कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं थी, कोई मजबूरी भी नहीं थी। कारण था उनका परिवार, उनका डॉग, जिसकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। और रतन टाटा जी का फैसला था कि मैं इसे अकेला छोड़कर लंदन नहीं जा सकता। और अब जरा सोचिए, एक तरफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो प्रिंस चार्ल्स द्वारा दिया जाना था, और दूसरी तरफ घर में बीमार पड़ा एक छोटा सा साथी। यही तो फर्क होता है अचीवमेंट और किरदार में। और जब ये बात सामने आई तो प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि कमाल के इंसान है रतन टाटा, जो इंसान एक बीमार जानवर के लिए दुनिया के सबसे बड़े मंच को छोड़ सकता है, वही दुनिया की बुलंदियों को छू सकता है। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, हमारा मानना है कि स्टेटस ना दिखावे में नहीं होता है। स्टेटस होता है जिम्मेदारी में, प्यार में, लगाव में, केयर में। अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ली है तो फिर नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, मायने नहीं रखता कि स्थिति क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, वो आपकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती है अपने आप से, उस बच्चे से और इस सोसाइटी से। और हम यही कहना चाहते हैं कि डॉग्स को मार देना कोई समाधान नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को डॉग्स को हटाने का आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए डॉग्स को एडॉप्ट करने के लिए। और इसकी शुरुआत करनी चाहिए उन्हें अपने घर से, जिससे और भी लोग इंस्पायर हों। और हमें लगता है कि यही इस सिचुएशन का सॉल्यूशन भी है। अगर सोसाइटी में हर परिवार एक डॉग को एडॉप्ट कर ले,
उसकी जिम्मेदारी ले ले, तो हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा। और कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने स्ट्रीट डॉग्स को एडॉप्ट किया है, जो एडॉप्शन को प्रमोट करते हैं। माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर, जॉन अब्राहम, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणदीप हुड्डा, अनुष्का शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, आदित्य रॉय कपूर, अनगिनत नाम हैं। और वो कहते हैं ना कि इफ यू आर लकी ए डॉग विल कम इनटू योर लाइफ, स्टील योर हार्ट एंड चेंज एवरीथिंग एंड ट्रस्ट अस, वो वास्तव में सब कुछ बदल देते हैं। मिलिए हमारे घर के बच्चों से। मुटकू, सिम्बू और शेरू। अगला सवाल है कानपुर से अभिषेक तिवारी जी का। मैं पिछले कई सालों से खबरें देखता और पढ़ता आ रहा हूँ। बचपन में हमें सिखाया गया था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जिसका काम होता है देश के असली मुद्दों पर बात करना, सरकार से सवाल पूछना, सत्ता को आईना दिखाना और जनता की आवाज़ बनना। लेकिन आज टीवी खोलते ही मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, ये मीडिया है या एंटरटेनमेंट चैनल? आजकल खबरें कम और फैसले ज़्यादा सुनाई देते हैं। रिपोर्टिंग से पहले ही जजमेंट सुना दिया जाता है, जैसे अदालतें बंद हो गई हों और फैसला प्राइम टाइम में होना हो। देश में बेरोजगारी है, युवा भटक रहे हैं, महंगाई हर घर की रसोई पर असर डाल रही है। भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, लेकिन उन पर बहस नहीं होती। इसके उलट हर शाम वही बहस, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, नाम बदलो, इतिहास खोदो, या फिर ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं जो जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटका दें। कभी किसी की निजी जिंदगी, कभी किसी की बयानबाजी, कभी बिना ज़रूरत का विवाद, ताकि टीआरपी बनी रहे, व्यूज़ आते रहें। इन सब मुद्दों पर जब मीडिया से सवाल पूछो तो लगता है जैसे मीडिया के मुंह पर ताले लग गए हों। कभी कभी तो ये भी समझ में नहीं आता कि इसे मीडिया कहा जाए या गोदी मीडिया, क्योंकि सवाल पूछने की जगह कई चैनल सत्ता की भाषा बोलते नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ मीडिया हाउस अब पत्रकार नहीं दलाल बन चुके हों। ना जिम्मेदारी, ना संवेदनशीलता, ना कोई विश्वसनीयता। आज हालत ये है कि हमारे देश की मीडिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैल्यू नहीं है। यही मीडिया कभी सच बोलने की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब टीआरपी और व्यूज़ देश से बड़े हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने खबरों को तमाशा बना दिया है और पत्रकारिता को एंटरटेनमेंट? कमाल का सवाल है, क्योंकि आज के समय में इस तरह का सवाल पूछना भी एक बड़ी हिम्मत का काम बन गया है, खासकर तब जब सवाल हो सत्ता पर, मीडिया पर और जवाबदेही पर। क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है, जिसका काम होता है जनता को निष्पक्ष होकर सच दिखाना, सत्ता से सवाल पूछना और जनता की आवाज़ बनना, बिना इस बात की परवाह किए कि किसी को अच्छा लगेगा या नहीं। लेकिन आज जो चल रहा है वो पत्रकारिता नहीं है, वो एक प्रोग्राम है, एक तमाशा है, एक धंधा है, एक खिलवाड़ है। और सबसे खतरनाक बात, ये तमाशा सिर्फ टीआरपी नहीं खाता, ये तमाशा देश की समझ को खाता है। क्योंकि अगर मीडिया जनता को ये भरोसा दिला देगी कि वो बहुत खतरे में हैं और वो जिंदा सिर्फ और सिर्फ सत्ता के रहमो करम पर हैं और इसे सत्ता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना दिया जाएगा, तो जनता सवाल पूछना ही बंद कर देगी। बिल्कुल, जनता नहीं पूछेगी कि देश में बेरोजगारी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, सड़कें खराब क्यों हैं, देश का एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर कहाँ जा रहा है, क्यों एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं, जनता पर टैक्स और टैक्स पर टैक्स क्यों लिया जा रहा है, देश की राजनीति में अपराधियों को जगह क्यों दी जा रही है, और क्यों देश की बेटियां अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि देश का किसान क्यों मर रहा है? जो किसान देश का अन्नदाता हुआ करता था, वो आज 5-5 किलो राशन के लिए लाइनों में खड़ा है। और क्यों देश की जमीनों को, देश की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव प्राइवेट सेक्टर्स को बेचा जा रहा है? लेकिन मीडिया ने सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, सच दिखाना ही बंद कर दिया है और जनता को ये बिलीव करा दिया है
कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। आपको एक छोटी सी लेकिन मजेदार कहानी सुनाते हैं। एक बार 10 बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में बंद किया गया और पिंजरे के ऊपर कुछ केले लटका दिए गए। अब जैसे ही बंदरों ने केले लेने की कोशिश की, उन पर ठंडे पानी की बौछार की गई। अब सब अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। जितनी बार केले लेने की कोशिश की गई, उतनी बार उन सब पर पानी डाला गया। कोशिश एक बंदर करता था, पर पानी सब पर डाला जाता था। और धीरे धीरे उन सबको ये बात समझ में आ गई कि केले लेने की कोशिश करने पर ठंडे पानी की बौछार की जाएगी, इसलिए सबने कोशिश करना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे पिंजड़े में एक नियम बन गया कि केले लेने मत जाना, केले लेने पर पानी गिरेगा। फिर उस पिंजड़े में से एक बंदर को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाला गया। अब जैसे ही वो नया बंदर पिंजड़े में आया, उसने केले लेने की कोशिश की और जैसे ही उसने कोशिश की, बाकी के 9 बंदरों ने उसे जमकर पीटा। वो बेचारा डरा सहमा एक कोने में बैठ गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। अब फिर से एक पुराने बंदर को हटाया गया और उसकी जगह एक और नए बंदर को डाला गया। अब जैसे ही उस नए बंदर ने केले लेने की कोशिश की, 8 पुराने बंदर और एक नया बंदर, जिसको ये नहीं पता कि केले लेने से एक्चुअली में होगा क्या, सबने उस नए बंदर को पीटा। अब धीरे धीरे सारे पुराने बंदरों को नए बंदर से रिप्लेस कर दिया गया, जिन पर कभी भी ठंडा पानी नहीं डाला गया। और वो सब एक दूसरे को रोकने में, बिना ये जाने कि होगा क्या, सबको रोकने में लगे हुए थे। क्योंकि अब ये आदत बन चुकी थी, ये डर बन चुका था, ये सिस्टम बन गया था। उनमें से अब कोई ये नहीं पूछता कि केले क्यों नहीं लेने हैं, सब बस इतना जानते हैं कि नहीं लेने हैं क्योंकि नहीं लिए जाते हैं। और यही आज देश की जनता की हालत है। कोई आवाज उठाना नहीं चाहता, कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहता, सब डर से अपने अपने कोनों में बैठे हुए हैं, क्योंकि मीडिया ने जनता के चारों ओर एक ऐसा काल्पनिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसे कोई तोड़ना ही नहीं चाहता। देखिए, डर मीडिया में नहीं होना चाहिए, डर जनता में भी नहीं होना चाहिए। डर सत्ता में होना चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों में होना चाहिए। सत्ता का विरोध देश का विरोध नहीं है। एक सच्ची मीडिया वही है जो अपने देश के प्रति जिम्मेदार हो, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार हो। और जब आप भी ऐसा कोई न्यूज़ देखें जो आपके अंदर नफरत पैदा करे, जो बंटवारे की राजनीति करे, जो सत्ता से सवाल पूछने की जगह उनका जस्टिफिकेशन करती नजर आए, जस्ट बॉयकॉट देम। जब भी मीडिया गोदी मीडिया बन जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मीडिया चैनल का बहिष्कार करें। जब भी मीडिया ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे तो ऐसे न्यूज़ चैनल्स को मत देखिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो मीडिया को ये बात समझ में आ जाएगी कि अब और झूठ परोसा नहीं जा सकता और वो मजबूर हो जाएंगे सच को सच की तरह दिखाने के लिए। अगला सवाल है जम्बू से शिवांगी कौल जी का। क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो पहले से ही तय है? क्या हम सब अपनी अपनी नियति लेकर पैदा होते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता? अगर सब कुछ नियति ही तय करती है तो फिर इंसान की सोच, मेहनत और संघर्ष का क्या महत्व रह जाता है? अगर ऐसा है तो फिर सही और गलत की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हर गलती और हर अच्छाई का कारण सिर्फ नियति को ठहराया जा सकता है? क्या हर निर्णय का बोझ नियति पर डाल देना सही है? इस पर आपका क्या विचार है? भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल तय करता है कि आप अपने जीवन के ड्राइवर बनेंगे या फिर अपनी किस्मत के पैसेंजर। पर सवाल ये है कि क्या सच में सब लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जिसके पीछे हम अपनी जिम्मेदारी छुपा देते हैं। देखिए, नियति का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी एक फिल्म है जिसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार है और आप बस अपना रोल निभा रहे हैं।
नियति का मतलब है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, जैसे कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस परिवार में पैदा हुए हैं, आपकी शुरुआती परिस्थितियाँ क्या रही हैं, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं होता है। पर यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। नियति आपको शुरुआत देती है, अंजाम नहीं। और अगर आप ये समझ गए कि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है, तो उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर सब कुछ नियति ही तय करती तो मेहनत करने वाले और एक आलसी व्यक्ति के जीवन में फर्क क्यों होता? दोनों की जिंदगी एक जैसी क्यों नहीं होती? यानी फर्क साफ है, नियति रास्ता देती है पर चलना आपको ही पड़ता है। देखिए, जीवन में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है परिस्थिति यानी कि सिचुएशन, और दूसरी होती है प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन। अब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन उस सिचुएशन में आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं ये आपके हाथ में होता है। अब मान लीजिए कि किसी ने आपको धोखा दिया, ये एक सिचुएशन है, भाई आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस कंडीशन में अब आप टूटकर बिखर जाते हैं या फिर कुछ नया सीखकर और मजबूत बनते हैं, ये आपका निर्णय है, ये आपका डिसीजन है। बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए कि आप जीवन के किसी पड़ाव पर असफल हो गए। अब ये एक परिस्थिति है, नियति है, या इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए। अब आप हार मान लेते हैं या एक बार फिर से प्रयास करते हैं, ये आपका निर्णय है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पिताजी गरीब थे, इसलिए मैं भी गरीब हूं। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरे पिताजी गरीब थे, इसलिए मैं अपने बच्चों को गरीब नहीं रहने दूंगा। दोनों की परिस्थिति एक है, दोनों की नियति भी एक ही है, लेकिन एक ने नियति को हथकड़ी बना लिया और दूसरे ने नियति को सीढ़ी। अगर हम एक कंडीशन मान भी लें कि सब नियति है, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो अब जरा सोचिए कि उन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी जो युद्ध में मारे गए। क्या ये उनकी नियति थी या उन दो देशों का फैसला? जब छोटी छोटी बच्चियां हैवानियत का शिकार होती हैं, तो आपको लिखते लगता है कि ये उनकी नियति थी। इस एक लाइन से तो दुनिया भर के क्राइम जस्टिफाई हो जाएंगे। किसी भी नियम, किसी भी कानून, किसी भी सजा की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। क्रिमिनल भी यही कहेगा कि मैंने क्या किया, सब कुछ नियति में था, सब कुछ नियति थी, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। हाँ, ये बात सच है कि कुछ घटनाएं आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन आपका कर्म, आपका चुनाव, आपकी दिशा हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। आप क्या फैसला लेते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। देखिए, नियति पर सब कुछ डाल देने से आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलती है, और वो है झूठी तसल्ली। नियति पर बोझ डाल देना सबसे आसान होता है, पर उससे जीवन आसान नहीं होता। नियति वो नहीं है जो आपके साथ होता है, नियति वो है जो आप उसके बाद बनाते हैं। आपके साथ क्या हुआ, ये आपकी कहानी का एक अध्याय है। आप उसके बाद क्या करते हो, वही आपकी पूरी किताब है। वाह! और किसी ने क्या खूब कहा है कि ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी कहानी है, आपको जैसे लिखनी है वैसे लिखिए, और एक नए पन्ने पर फिर से शुरुआत करने से डरिएगा मत, क्योंकि अच्छा लिखने के लिए अक्सर कई बार लिखना पड़ता है। अगला सवाल है ग्वालियर से रमेश कुमार जी का। आपने टीवीएस के तीसरे एपिसोड में रावण और दुर्योधन के संवाद को जिस गहराई और संतुलन के साथ समझाया, उसने सच में एक नया दृष्टिकोण दिया। वो संवाद ना तो सिर्फ पुराणों की कहानी लगा और ना ही सिर्फ दर्शन की बात, बल्कि ऐसा लगा जैसे दो पीढ़ियों के बीच एक सेतु सा बन गया हो, जहां इतिहास को एक नए संदर्भ में समझाने की कोशिश की गई हो। उस एपिसोड को देखने के बाद मेरे भीतर एक दुविधा, एक ऐसी उलझन जिसे मैं बरसों से समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया हूं।
वो दुविधा है कर्ण और विभीषण को लेकर। कर्ण ने जीवन भर अपनों का साथ नहीं छोड़ा, भले ही वो अपने धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो, और इसी कारण कर्ण को कहा गया कि उसने गलत का साथ दिया। उसे धर्म से विमुख माना गया, लेकिन फिर भी उसे एक महान योद्धा, एक त्यागी, एक परम मित्र के रूप में याद किया जाता है। वहीं दूसरी ओर विभीषण सच का साथ निभाने के लिए अपनों के ही विरुद्ध हो गए। पर विभीषण को समाज ने क्या दिया? उन्हें आज तक घर का भेदी लंका ढाई कहा जाता है, यानी जिसने सच का साथ दिया उसे विश्वासघाती कहा गया। तो मेरी दुविधा यही है कि अगर अपनों के साथ खड़े रहना निष्ठा है, तो फिर सच के साथ खड़े रहना गद्दारी कैसे हो गया? आखिर सही क्या है? अपनों के साथ रहना चाहे रास्ता गलत हो, या सही रास्ते पर चलना भले ही उसके लिए अपनों से अलग क्यों ना होना पड़े। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि कर्ण और विभीषण सिर्फ दो किरदार नहीं हैं, मझधार में फंसे हुए ऐसे दो पात्र हैं जिनके द्वंद्व को पूरी तरह से कोई डिफाइन कर ही नहीं पाया। कर्ण वो किरदार हैं जो निष्ठा और मित्रता निभाने के लिए गलत के साथ खड़े हो जाते हैं, और विभीषण वो किरदार हैं जो धर्म के नाम पर, न्याय के नाम पर अपनों के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच में हम सब खड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कभी आप कर्ण बन जाते हैं और कभी कभी आप विभीषण बन जाते हैं। और अगर आप कर्ण और विभीषण को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बात समझिए कि कर्ण का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं था। कर्ण का सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर ही था। कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, कर्ण ये भी जानता था कि अधर्म हो रहा है, और कर्ण को ये भी पता था कि द्रौपदी का अपमान गलत है, लेकिन वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ पाया। अब आप चाहें इसे मित्रता कहें, निष्ठा कहें या कर्तव्य कहें, ये चाहे कर्ण को कितना भी महान क्यों ना बना दें, लेकिन इनकी दिशा गलत थी। निष्ठा अगर गलत के साथ हो जाए तो वो निष्ठा नहीं रहती, बंधन बन जाती है। और जहाँ तक सवाल विभीषण का है, तो विभीषण ने अपनों को नहीं छोड़ा था, अपनों ने विभीषण को छोड़ा था। क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल द्वंद्व होता है कि जब अपने गलत रास्ते पर हों तो उनके विरुद्ध जाकर उनसे सच बोलना और ये कहना कि ये रास्ता गलत है। लेकिन समाज अक्सर सच को सम्मान नहीं देता, समाज अक्सर भीड़ को सम्मान देता है। जो सच बोले, जो गलत के खिलाफ बोले, उसे गद्दार कह देना सबसे आसान होता है। पहले तो ये बात समझिए कि कर्ण की गलती ये नहीं थी कि वो दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। कर्ण की गलती ये थी कि उसने दुर्योधन को बदलने की कोशिश छोड़ दी। कर्ण और विभीषण अपने जीवन में अपनों को समझाने में विफल रहे, क्योंकि अगर कर्ण दुर्योधन को ये समझा पाता कि वो गलत है, क्योंकि अगर विभीषण रावण को ये समझा पाता कि वो गलत है, तो दो बड़े महायुद्धों को रोका जा सकता था। बिल्कुल। और अब आते हैं आपकी उलझन पर कि अगर अपनों के साथ खड़े रहना निष्ठा है, तो फिर सच के साथ खड़े रहना गद्दारी कैसे हो गया? आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपके अपने और सच अलग अलग हैं क्यों? क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए वो आपका अपना नहीं हो सकता। आपका अपना वो है जो आपको बेहतर इंसान बनाए, और अगर आप कभी गलती करें तो आपको सही रास्ते पर लेकर आए। अब कर्ण और विभीषण अलग अलग युगों के दो किरदार हैं। क्यों हमें किसी एक किरदार को ही पूरी तरह से अपनाना होता है? उनकी स्थितियां, उनकी परिस्थितियां अलग अलग थीं। उनमें जो अच्छाइयां हैं उन्हें अपनाइए, और जो गलतियां उन्होंने अपने जीवन में की हैं उनसे सीखिए। बिल्कुल। अगला सवाल है मुंबई से अनंत अग्रवाल का। मैं 22 साल का हूं, और 22 साल वो उम्र होती है जब आपको हर कोई आते जाते यही पूछता है कि बेटा आपको आगे क्या बनना है, अरे लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक दिन जब मर ही जाना है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है। बड़े उच्च विचार हैं। सोचिए, आपने अपनी पूरी लाइफ कुछ क्रिएट किया, और जब उसको सेलिब्रेट करने का मौका आया उससे पहले ही आप निकल लिए, क्या मतलब रह जाएगा?
अब कबीरदास जी का दोहा है कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। ठीक है, पर कबीरदास जी ने ये नहीं बताया कि जब प्रलय हो ही जाएगी तो आज करने का या फिर कल करने का क्या मतलब रह जाता है। क्या बात है। अब मैं आपको सच बताता हूँ कि पहले मुझे एक गाना बहुत इंस्पायर करता था और मैं सोचता था कि वाह क्या मोटिवेशन है, क्या एनर्जी है, कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने किसने जाना। और अब यही गाना निराशा देता है, क्योंकि आगे का गाना है कि मौत आनी है आएगी जरूर, जान जानी है जाएगी जरूर। जब एक दिन सब कुछ खत्म हो ही जाना है तो कुछ भी करने का क्या मतलब रह जाता है। आपकी सिचुएशन पे हमें भी एक गाना याद आ गया है, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल हाय। अनंत जी, आप अनंत कंफ्यूजन में हैं इस समय, और कहा जाए तो थोड़ी पैनिक की भी सिचुएशन है, क्योंकि आप अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां आपको पता भी कुछ नहीं होता है, आपको करना भी कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको जानना सब कुछ होता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसे निराशा के साथ जानने का प्रयास करना बेहद खतरनाक है। हम आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। आपने कहा कि जब एक दिन मर ही जाना है तो कुछ भी करने का क्या मतलब है। सोचिए कि अब यही बात आपके घर वाले भी सोचें। सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाना भी क्यों बनाया जाए, कोई काम भी क्यों किया जाए, तो आप तो भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि कोई कुछ करेगा ही नहीं। भाई खत्म तो सब कुछ होना है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक ढंग से तो चलना चाहिए ना। ऐसे तो बहुत सारे रिसर्च ये भी बताते हैं कि एक दिन पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उस एक संभावना की वजह से हम आज तो सब कुछ खत्म नहीं कर सकते ना। आप इस समय ऐसी ही एक संभावना में उलझे हुए हैं। देखिए, देखने का ना नजरिया होता है। इसे आप इस बात से समझिए कि एक बार एक स्लीपर बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 एम्प्लॉय को एक दूसरे देश में भेजा, जहां उस कंपनी को अपना नया प्रोजेक्ट सेट करना था, रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए। अब एक एम्प्लॉय देखता है कि ये तो बहुत गरीब देश है, बहुत पिछड़े लोग रहते हैं यहाँ पर, यहाँ तो कोई स्लीपर पहनता ही नहीं है। तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये प्रोजेक्ट कंपनी को लॉस में ले जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। वहीं दूसरे एम्प्लॉय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कंपनी को यहाँ प्रोजेक्ट जरूर लगाना चाहिए, कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस देश में हर किसी को स्लीपर की जरूरत है। तो बस यही नजरिया होता है। कंडीशन सेम थी, सिचुएशन भी सेम थी, लेकिन एक ही सिचुएशन को देखने के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो हमें अपनी लाइफ में पॉइंट ऑफ व्यू यानी किसी भी चीज को देखने का नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। और आपने कबीरदास जी का दोहा कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। भाई आपने इसके अपने ही मायने निकाल लिए हैं। कबीरदास जी का मतलब ये नहीं था कि प्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बेकार है इसीलिए कुछ करो ही मत। उनका मतलब था वैल्यू योर टाइम, रिस्पेक्ट योर टाइम, क्योंकि एक बार जो वक्त गुजर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। और अब आते हैं किशोर दा के उस गाने पर जिसका जिक्र आपने अपने सवाल में किया है कि पहले इंस्पायर करता था अब निराशा देता है। भाई आपने उस गाने की फिलॉसफी को ही नहीं समझा। वो गाना है लाइफ के सेलिब्रेशन का, वो गाना है जिंदा दिली का, वो गाना है कि आप लाइफ में डर के ना जिएं बल्कि खुलकर जिएं, लाइफ को सेलिब्रेट करें। और बहुत सारे लोगों में ना ये गलत फहमी होती है कि सेलिब्रेशन तब होगा जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सेलिब्रेशन किसी मूवमेंट का नाम नहीं होता है, सेलिब्रेशन होता है उस प्रोसेस में, उस जर्नी में जिसे हम लाइफ कहते हैं। देखिए, दुनिया में हर किसी में कोई ना कोई खास हुनर होता है, बस उसको तलाशना पड़ता है, तराशना पड़ता है। उस तलाश को जारी रखिए, अपने क्राफ्ट को खोजते रहिए।
आपको अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो चमत्कार हो जाएगा। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, लोगों की ज़्यादा मत सुनना, अपने दिल की सुनना। जिस काम में दिल लगे उस काम को करना, लेकिन फिर दिल लगा के करना, क्योंकि वो तुम्हारे मन का काम है। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो, हमारे बारे में जानना हो या किसी भी विषय पर हमारी राय चाहते हो तो 7599667739 पर आप हमारी टीम को अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना सवाल लिखकर ऑडियो में, वीडियो में, किसी भी रूप में भेज सकते हैं। अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। और अगर आपको हमारा ये संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में या हमारे शोज के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट द पलक एंड पल्लव पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और हमारे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और थ्रेड पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।